हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो 10th क्लास की मैथ्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। हाँ स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर है रियल्स नंबर। क्या कहेंगे इनको हिंदी में? वास्तविक संख्याएं। अब आप सोच रहे होंगे वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट वाली संख्या जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी है, जिसको कहते हैं हम प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वे संख्या जो धनात्मक 1 से शुरू हो, कहाँ से शुरू हो? 1 से शुरू हो, 2, 3 और कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। मतलब वो धनात्मक 1 से शुरू होकर पॉजिटिव 1 से शुरू होकर धनात्मक अनंत तक चली जाए, वो कहलाती है प्राकृत संख्या, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगली संख्या हमारी आती है पूर्ण संख्या। अगली संख्या थी हमारी पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। हाँ स्टूडेंट्स, होल नंबर जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होल नंबर क्या होंगे? पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू होती हो, 1, 2, 3 और धनात्मक अनंत तक जाती हो, इन्फाइनिटी तक जाती हो, वे कहलाती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगली संख्या के हम बारे में बात करें तो पूर्णांक संख्या। ये सब हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीगर्स नंबर। इंटीगर्स नंबर जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वे संख्या जो अपने आप में क्या हो? ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और 0 भी हो। ठीक है, वो सभी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ऋणात्मक कहाँ तक हो सकती है? अनंत तक हो सकती है। -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 भी इसमें हो सकता है। फिर प्लस की संख्याएं आती है, प्लस का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और धनात्मक अनंत तक ये चलती जाती है। ये कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। अगली संख्या के हम बारे में बात करें तो अगली संख्या आती है हमारी सम संख्या। स्टूडेंट, सम संख्या को हम सभी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स बोला जाता है। इवन नंबर्स जिसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई, जिससे वे संख्या सम संख्या कहलाती है जिसमें 2 का पूरी बार भाग चला जाता है। हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगी? 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही इन्फाइनिटी अनंत तक जो संख्याएं चलेगी वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। 5वीं संख्या के हम बारे में बात करें तो हम सम पढ़ चुके हैं, तो अब अगली क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स क्या होंगे? जिसे हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और वे नंबर्स जो 1, 3, 5, 7 मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाते हैं? ओड नंबर्स कहलाते हैं, और ये इन्फाइनिटी तक, अनंत तक चलती जाती है। अगली संख्या के बारे में बात करें तो अगली आती है आपके भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबल नंबर्स। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें लगभग सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 और ऐसी भी कई संख्याएं आती है जिनमें भाग चला जाता है। इसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अगली संख्या के बारे में बात करें, वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इनडिविजिबल नंबर। जैसे कि 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 3 में 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 7 के बाद 11, 13, 17, 21 और ऐसी कई संख्याएं जिनमें सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, इनके अलावा किसी अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता।
अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद हम अगली स्टार्ट करते हैं। अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसे हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो और यहाँ पर q का मान नॉट इक्वल 0 हो। यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 1/2, 2/3, 5, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण जिन्हें p/q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो। अगली संख्या आती है आपके अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इररेशनल नंबर, जिसे हम स्मॉल ir से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या होगी, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि आपने अंडर रूट में संख्याएं देखी होगी, √2, √3, √5, ये सभी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट संख्या आपके बचती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का फॉर्मूला बस इतना सही है, बेसिक हमें इतना सा याद रखना है कि जिन दो संख्याओं का MSP, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, HCF, जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो, वो क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर ये हमारी संख्याओं के बारे में बेसिक कंप्लीट हुआ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारा चैप्टर था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, लेकिन हमने इतनी सारी संख्याएं पढ़ ली, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होगी। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ। आपने क्लास 9th में संख्या रेखा पढ़ी होगी, है ना, क्लास 9th में संख्या रेखा पढ़ी है, क्लास 8th में भी आती है। संख्या रेखा क्या होती है, नंबर लाइन इंग्लिश में बोला जाए तो। संख्या रेखा वो होती है जहाँ पर बीच में 0 होता है। अपने राइट हैंड साइड मतलब दाहिने हाथ की तरफ पॉजिटिव संख्याएं लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये और ऐसी अनंत तक संख्याएं लिखी जाएगी। और इधर की साइड उल्टे हाथ की तरफ -1, -2, -3 और -4। अब मैं आपको यहाँ पर वास्तविक संख्याएं बताऊँ तो वे संख्याएं जो प्राकृत संख्या हो वो भी वास्तविक संख्या कहलाती है, जो पूर्ण संख्या हो वो भी वास्तविक संख्या कहलाती है, जो पूर्णांक हो, जो सम हो, जो विषम हो, और ऐसे ही जो भाज्य हो, जो अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो या सहभाज्य हो, इन 10 प्रकार में से कोई सी भी संख्या हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और यही हमारा बेसिक चैप्टर है, और चैप्टर का पूरा बेसिक यही है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आप कहोगे कि मैंने संख्या रेखा बनाई, इसमें प्राकृत संख्या क्या है, तो मैंने कहा था प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। तो आप इसमें देख रहे होंगे नंबर लाइन के अंदर कि 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएँ क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो ये प्राकृत। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, तो ये 0 से शुरू हो रही है। अगली थी पूर्णांक संख्या, जिसमें प्लस वाली भी हो माइनस वाली भी हो, तो ये प्लस वाली है, और ये माइनस वाली और 0 भी है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। आप कहोगे कि सम संख्या क्या है, तो देखो 2, 4, 6 ऐसे आएंगे, ये भी सम संख्या है। विषम क्या है, 1, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या आएगा, विषम आएगा। भाज्य क्या है, 4, 6, 8, जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या जो भी इसमें है। अगली आती है अभाज्य संख्या, जिसमें उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, जैसे कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, ऐसे कि ये सभी संख्याएं इसमें आ रही है। परिमेय संख्या, अब देखो आपको परिमेय संख्या बताऊँ मैं, इसमें कहाँ आएगी, 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई तो होगा, मतलब 0/2 होगा, मतलब 0.5 यहाँ होगा, ये क्या कहलाता है, ये भी परिमेय है। 1/2 होगा, वो भी क्या होगा, ये 1 और 2 के मध्य में होगा। 2/3 होगा, वो भी कहाँ होगा, 2 और 3 के मध्य में होगा। 3/2 होगा, वो भी कहाँ होगा, 3 और 4 के मध्य में होगा। इस तरीके से ये सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, जिन्हें भी हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो शॉर्ट तरीका वास्तविक संख्या को याद करने का कि नंबर लाइन के ऊपर दर्शाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यही हमारा चैप्टर है और ये 10 प्रकार की संख्याएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.1 का। थोड़ा सा बेसिक अपन देख लेते हैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। अब ये होती क्या है? ये एक HCF ज्ञात करने के लिए एक एल्गोरिथम दी गई यूक्लिड द्वारा, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसमें एक सिंपल सी 2-3 स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। यहाँ पर यूक्लिड का जो कथन दिया गया वो था A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर आप कहोगे कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपने ये प्रमेय पढ़ी होगी बचपन में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें हम क्या करते हैं, जिस संख्या में हम भाजक में जिसका भाग दे रहे होते हैं उसमें जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसका गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ दें, तो जो हमारा भाज्य रहता है वही हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर A का मान होगा, जो भी भाज्य हमें दिया हुआ होगा उस A का मान हम मानेंगे। B का मान होगा, जो भाजक हमें ज्ञात है वो हमें लेना है। और Q यहाँ पर होगा हमारा भागफल, जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो हमारा Q कहलाएगा। और शेषफल हमारा जो भी बचेगा उसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आइए इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण करके मैं बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमें एक उदाहरण आपके इसमें दिया गया है, 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए। 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया गया है। तो आइए हम इसे करते हैं। हमें सबसे पहले क्या मानना है? A और B मानने। अब A और B कैसे माने? जो सबसे बड़ी संख्या है हम उसको तो A मानेंगे और जो छोटी संख्या है वो B मानेंगे। तो A बराबर यहाँ पर हम मान लेंगे 455 और B बराबर हम मान लेंगे 42। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर भाग दे के देखना है। मैं आपको रफ पेपर में भाग देकर बताता हूँ। 455 में 42 का भाग देना है। अब कितनी बार जाएगा? 42 का टेबल हमें याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 42 की टेबल में कितनी बार ये आ सकता है। लगभग मैं 7 का गुणा करके देखता हूँ। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294 आया, बहुत कम है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 42 में गुणा करके देखना है। 42 में किसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर सोचेंगे 8 का गुणा करें तो इसमें थोड़ा सा और 42 ऐड हो जाएगा, जैसे कि 294 में 42 और ऐड हो जाएगा, तो भी हम 455 तक नहीं पहुँचेंगे। फिर हम 9 का गुणा करें तो फिर 42 और ऐड कर देंगे, फिर भी हम नहीं पहुँचेंगे। तो हम लगभग 42 में 10 का गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 420 ही आएगा। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? 455 तक जाना है। तो क्यों ना हम 11 का गुणा करके देखें। तो 42 का गुणा किससे करेंगे? हम 11 से करेंगे। 11 दूना 22, हासिल का 2, 11 चौक 44 और 2 46, 462 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था? 455 हमें चाहिए था, लेकिन हम कहाँ पहुँच चुके? 462 पे पहुँच चुके। तो हमें इससे कोई काम नहीं है। हमारा भागफल क्या आएगा? हमारा भागफल क्या आएगा? 10 आएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 420 प्राप्त हो रहा है। तो 10 बार हमने भाग भी लिया, 420 हमें प्राप्त हुआ। 5 में से 0 गई तो 5, 5 में से 2 गई तो 3, 4 में से 4 गई तो 0। अब क्या बच रहा? 35 बच रहा। अब यहाँ पर हमारी नई स्टेप क्या बनेगी? जो हमारा A था उसे A बराबर BQ प्लस R के रूप में हमें लिखना है। तो A बराबर क्या था हमारा? 455 प्लस बराबर 455 बराबर B का मान रखना है। अब B क्या था? हमारा B था 42, तो 42 हमने रख दिया। Q क्या आया हमारा? 10 आया। Q का गुणा हमने 10 से कर दिया, ठीक है। प्लस R क्या आया? R आया हमारा 35, जो शेषफल बचेगा वो R और जो भागफल आएगा वो Q। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तो Q है, ये R है,
और ये हमारा B है और ये क्या है A। इस तरीके से हमें यूक्लिड की जो प्रमेय है उसमें हमें मान रखने हैं। तो 42 इंटू 10, 42 तो क्या है B है और Q का मान क्या है 10, तो हमने रख दिया 42 इंटू 10 प्लस R क्या था, शेषफल था, तो R हमने रख दिया 35। ये देखो हमारा एक स्टेप बन चुकी है, स्टेप फर्स्ट हमारी बन चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, फिर से यूक्लिड की विभाजन प्रमेय लगानी है और अब की बार हमें A का मान क्या लेना है, जो भाजक हमारा था वो हमें यहाँ पर लेना है और B का मान क्या लेना है, जो हमारा भागफल हमें प्राप्त हुआ था। तो देखो यहाँ पर हम फिर से लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टेप सेकंड करते हैं। स्टेप सेकंड में हमारा B का मान क्या आएगा 42, जो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसे हम क्या लेंगे, A का मान लेंगे, तो A का मान क्या आएगा 42, 42 इसका मान आएगा। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, 42 में किसका भाग देके देखना है, हमें 35 का भाग देके देखना है, ठीक है। तो अब 42 में 35 का भाग देके देखो, 42 35 कितनी बार जाएगा, एक बार गया, क्या बचा 7 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से हमें नए मान प्राप्त हुए, A तो हमारा था 42, B हमारा था 35, Q हमारा हमें प्राप्त हुआ 1 और R हमारा क्या निकला 7। तो हमारी स्टेप सेकंड यहाँ से बनती है, A बराबर 42, B बराबर 35, Q बराबर 1 और R बराबर 7। यह हमें भाग देने से प्राप्त हुआ। या आप रफ कार्य कर सकते हो अपने रफ पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम A बराबर BQ प्लस R में इसे बताते हैं, तो A का मान रखो 42, B का मान रखो क्या आया था 35 इंटू Q का मान रखो 1 प्लस 7। अब यहाँ पर फिर से R का मान क्या आया 7। अब ये स्टेप हमें वहाँ तक फॉलो करके चलनी है जहाँ तक हमारा R का मान क्या नहीं आ जाए, R का मान 0 नहीं आ जाए, तब तक हमें ऐसा ही करना है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, A मानेंगे 35 को, ठीक है, B मानेंगे 7 को, ठीक है। तो अब वापस से स्टेप थर्ड को यूज़ करो। स्टेप थर्ड तुम लगाओगे तो वापस से क्या करना है, भाग देके देखना है, किस में 35 में 7 का भाग देके देखना है। 7 का भाग 2 कितनी बार जा रहा, 7 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो 35 आएगा। 35 से 35 गया तो क्या बचा 0। हमारा A यहाँ पे क्या बना 35, B क्या बना 7, Q क्या बना 5 और R क्या आया 0। तो R हमारा 0 आ चुका है, तो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस स्टेप को भी A बराबर BQ प्लस R में लिख कर बता देंगे। तो A का मान क्या था हमारा 35 था, B का मान क्या आया 7 आया, Q का मान क्या आया 5 आया और R क्या बचा 0 बचा। तो हमारा R का मान 0 आ चुका है। अब जब R का मान 0 आ चुका है तो हमारा जो B का मान था, B का मान जो था वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो B का मान क्या आया, B का मान क्या आया 7 आया। तो B का मान 7 आया तो हमारा HCF भी क्या होगा 7 होगा, ठीक है। ये था आपके एक उदाहरण जो कि हमें यूक्लिड से बताना था। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, जो हमें A बराबर BQ प्लस R भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल में हमें बतानी थी। A क्या होता है भाज्य होता है, B क्या होता है भाजक होता है, Q क्या होता है भागफल होता है और R क्या होता है शेषफल होता है। एक उदाहरण हमने किया 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी उसे A मानना है और जो छोटी संख्या उसे B मानना है। A बराबर BQ प्लस R। अब आप कहोगे कि ये मान कहाँ से है, तो हमने उदाहरण करके देखा, 455 में 42 का भाग दिया, 10 बार गया और जो भागफल बचा वो Q कहलाया, जो शेषफल बचा वो R कहलाया। इस प्रकार हमने इसमें मान रखे। फिर यहाँ पर मान रखने पर हमें R0 नहीं प्राप्त हुआ, तो हमने इसी स्टेप को दोबारा किया। जो भागफल हमें प्राप्त हुआ था इस बार वो हमारा भाज्य बना और जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ था वो हमारा भाजक बना और उसी प्रकार हमने फिर से किया। तो अब की बार हमारा शेषफल 7 प्राप्त हुआ। ये जो कि R का मान था, R का मान 7 प्राप्त हुआ। ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि R का मान 0 नहीं आया। अब R का मान 0 लाने के हमने स्टेप थर्ड को यूज़ किया। स्टेप थर्ड में भी हमने यही किया, 35 में 7 का भाग दे दिया, 35 में 7 का भाग दिया, 5 बार गया, आंसर क्या आया 0 0 आया। तो जब हमारा R0 आ चुका है तो हमारा आंसर HCF जो B का मान आएगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा, जो कि हमारा 7 आया है, ठीक है। इसके आगे का हम अगली क्लास में देखते हैं।